बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में स्वागत। पिछली जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने अधिनायक तंत्र के अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके उदय के कारणों को जाना था। आज की जो हमारी कक्षा है इसमें हम अधिनायक तंत्र के गुण, अधिनायक तंत्र के दोष, इसके साथ साथ जो है अधिनायक तंत्र की लोकतंत्र से तुलना करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है या इनमें से कौन सी शासन प्रणाली बेटर है और क्यों है। शुरुआत करते हैं अधिनायक तंत्र के गुणों से। इसका जो पहला गुण है वो है राष्ट्रीय एकता की स्थापना। देखो, अधिनायक तंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता स्थापित हो जाती है। लोकतंत्र के अंतर्गत राष्ट्र विभिन्न वर्गों और दलों में विभाजित रहता है और राष्ट्रीय एकता कमज़ोर पड़ जाती है। किंतु अधिनायक तंत्र राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक कठोर एकता और अनुशासन कायम करता है। इससे राष्ट्र अति शक्तिशाली बनता है। जो इसका दूसरा गुण है वो है मितव्ययी व कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, अधिनायक तंत्र केंद्रीकरण में आस्था रखता है। केंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का एक जगह केंद्रित करना। अतः प्रशासन में अपव्यय नहीं होता, वेस्टेज नहीं होती। लोकतंत्रवादी प्रशासन की तुलना में अधिनायक तंत्र प्रशासन अधिक मितव्ययी होता है। अधिनायक तंत्र में प्रशासन का जो संगठन होता है वो कठोर होता है और प्रशासन में पर्याप्त मात्रा में अनुशासन भी पाया जाता है। अतः यहाँ प्रजातंत्र की तुलना में कुशल प्रशासन पाया जाता है। तीसरा गुण है शीघ्र समाज सुधार संभव। किसी राज्य के विकास के लिए आवश्यक है कि उसका आधुनिकीकरण किया जाए और इस मार्ग में जो सामाजिक कुरीतियां बाधक हो उन्हें समाप्त किया जाए। अधिनायक तंत्र प्रचार, कानून व शक्ति के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को शीघ्र मिटाने में समर्थ होता है। उदाहरण के लिए टर्की के मुस्तफा कमाल पाशा तथा चीन के माओ त्से तुंग का नाम लिया जा सकता है। चौथा गुण है तीव्र आर्थिक विकास संभव। देखिए, अधिनायक तंत्र हड़तालों, तालाबंदी, आंदोलनों, धरनों, घेरावों आदि पर रोक लगा करके औद्योगिक शांति स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त जो है अधिनायक तंत्र के अंतर्गत राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों और जनशक्ति का कुशल प्रयोग संभव होता है। अतः राष्ट्र का तीव्र आर्थिक विकास होता है। नाजी जर्मनी व साम्यवादी चीन ऐसे ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो गुण है वो है संकट काल में अधिक उपयुक्त। देखिए, अधिनायक तंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता स्थापित होती है। राष्ट्रीय सरकार राष्ट्र की सैनिक व आर्थिक क्षमताओं का अच्छे से अच्छा प्रयोग कर सकती है। उसे जनता से पूर्ण सहयोग भी मिलता है। आंतरिक स्तर पर भी सरकार को विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। अतः संपूर्ण राष्ट्र एक व्यक्ति के रूप में संकट का मुकाबला करता है। ये हो गए गुण। अब हम बात कर लेते हैं कमियों की, दोषों की। पहला दोष है अविवेकपूर्ण राष्ट्रीय एकता की कुचेष्टा। यानी ये राष्ट्रीय एकता को स्थापित तो करने की कोशिश करता है लेकिन बड़े ही अविवेकपूर्ण ढंग से दमन का प्रयोग भी करता है, मनमानी का प्रयोग भी करता है। देखिए, राष्ट्र की समृद्धि व शक्ति के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यधिक आवश्यक है, किंतु उसकी प्राप्ति हिंसा व क्रूरता के आधार पर नहीं की जा सकती। और अधिनायक तंत्र जो है प्राय अनुचित साधनों के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना चाहता है। वह भाषा, धर्म, रहन सहन, संस्कृति आदि की जो विभिन्नताएं हैं उनके बीच एकता की स्थापना के स्थान पर इन विभिन्नताओं को मिटाकर उनके स्थान पर एक अवास्तविक, काल्पनिक, अयुक्तियुक्त और अविवेकपूर्ण राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहता है। इससे क्या होगा? गृह युद्ध पनप सकता है, विद्रोह पनप सकते हैं, क्रांति हो सकती है और उससे राज्य का विभाजन भी हो सकता है। जैसे कि अधिनायक तंत्र के दोष के कारण ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। जो उस समय की पाकिस्तानी सरकार थी उसने पूर्वी बंगाल की जो भाषा थी, साहित्य था, संस्कृति थी, रीति रिवाज थी, उसकी उपेक्षा करी और इसी वजह से जो है अलग से जो है पृथक जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दूसरी जो इसकी कमी है वो है स्वयं में त्रुटिहीन समझने की भूल। कि अधिनायक तंत्र के जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि उनमें कोई कमी नहीं है। वो अपने आप को त्रुटिहीन मानता है और अबुद्धि व अविवेकपूर्ण विचारों कार्यों को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। जैसे कि एक लिप्सन एक विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है
कि समस्त अधिनायक तंत्रीय व्यवस्थाओं का विशिष्ट जो दोष है या कमी है वो ये है कि वो ये मानकर चलते हैं कि जिनके हाथों में शासन की सत्ता है वे सर्वश्रेष्ठ हैं और वो कोई गलती नहीं करते, किंतु इतिहास का मत इस धारणा के विपरीत है। उदाहरण के लिए स्वयं को त्रुटिहीन मानने वाले हिटलर व मुसोलिनी से अनेक भयंकर भूलें हुई। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले स्टालिन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी ख्रुश्चेव ने उसकी गलतियों का उल्लेख करते हुए उसे मूर्ख, पाखंडी, इतिहास का सर्वाधिक क्रूर व्यक्ति कहा। नेक्स्ट इसकी कमी है कि भाई ये व्यक्ति की स्वतंत्रता ये व्यक्तित्व का अंत कर देता है। यह राज्य के सावयव सिद्धांत में आस्था रखता है, वह राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है, अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता और व्यक्ति को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान नहीं करता है। राज्य व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप करता है। व्यक्ति राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा बनकर रह जाता है और उसकी मानसिक शक्तियाँ सुषुप्त हो जाती हैं और जड़हीन हो जाता है व्यक्ति। इस प्रकार के राज्य की जनता जो है दास वर्ग जैसी हो जाती है, उसकी स्वतंत्रता नहीं रहती, उसके व्यक्तित्व का अंत हो जाता है। नेक्स्ट है कला व संस्कृति पर विपरीत प्रभाव। देखिए, अधिनायक तंत्र निरंकुश राज्य में विश्वास करता है और वह कला, साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी अनुचित हस्तक्षेप करता है। इससे इन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और व्यक्ति के साथ ही समाज का व्यक्तित्व भी कुंठित हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कुत्सित भावनाओं पर जोर। देखो, अधिनायक जो है वो जनता पर कठोर नियंत्रण बनाए रखने के लिए शंका, भय, विश्व संघर्ष का वातावरण बनाए रखता है। वह जन असंतोष को दबाने के लिए जनता में छिपे हुए विदेशी एजेंट, प्रतिक्रांति के षड्यंत्रों व निहित स्वार्थों की चर्चा करता है। इसके अतिरिक्त वह विदेशी आक्रमण के भय को बनाए रखता है और आवश्यक होने पर अपनी शक्ति की सेखी मारते हुए विश्व विजय के दिवास्वप्न भी दिखाता है। कभी कभी अधिनायक युद्ध भी छेड़ देते हैं, तो ये एक तरीके से गलत है। नेक्स्ट जो है वो है उत्तराधिकार संबंधी दोष। अधिनायक तंत्र के उत्तराधिकार संबंधी दोष दो प्रकार के हैं। पहला दोष तो ये है कि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत प्राय जो योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं होते। इसका एक कारण यह है कि प्राय अधिनायक के आसपास अयोग्य व्यक्तियों की भीड़ लगी रहती है और इनमें से किसी भी व्यक्ति को अधिनायक के जीवित रहते शासन कार्य का वास्तविक व पूर्ण अनुभव प्राप्त होता ही नहीं है। दूसरा दोष यह है कि अधिनायक की अनायास मृत्यु अगर हो जाती है और वह अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाता तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ जाता है। लेनिन की मृत्यु के बाद ट्रोट्स्की व स्टालिन में ऐसा संघर्ष हुआ था और स्टालिन की मृत्यु के बाद बेरिया व खुर्शियोव में भी ऐसा संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट जो है वो है क्रांति व षड्यंत्र का वातावरण। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत विरोध को सहन नहीं किया जाता और जनमत निर्माण के साधनों पर अधिनायक का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इस स्थिति में शासन की नीतियों से मतभेद रखने वाले वर्ग को क्रांति व षड्यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। अतः अधिनायक सदैव क्रांति व षड्यंत्र की संभावनाओं से त्रस्त रहता है और जहाँ भी उसे ऐसी शंका नजर आती है वह बर्बर शक्ति का प्रयोग करता है। तो ये इसकी कमियाँ थी। अब हम अधिनायक तंत्र व लोकतंत्र की तुलना कर लेते हैं। क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है? देखिए, अधिनायक तंत्र व लोकतंत्र की पारस्परिक तुलना करना उचित प्रतीत होता है। इस तुलना से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिनायक तंत्र से लोकतंत्र अधिक गुणात्मक श्रेष्ठता वाली शासन प्रणाली है। उसके लिए हम कुछ तर्क भी दे सकते हैं। देखिए, जैसे मानव की गरिमा की दृष्टि से हम तुलना करें। देखिए, संपूर्ण सृष्टि में मानव सर्वोत्तम प्राणी है और वह अपना साध्य है। मानव सर्वोत्तम है और अन्य सब उसके विकास के साधन मात्र हैं। लोकतंत्र व्यक्ति की इस गरिमा को स्वीकार करता है और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता का आदर करता है। और लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जो स्वयं को साधन और व्यक्ति को साध्य मानती है। अधिनायक तंत्र में लोकतंत्र के उपयुक्त गुण पाए ही नहीं जाते हैं। अधिनायक तंत्र स्वभाव से ही सर्वाधिकारवादी होता है, वह स्वयं को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। दूसरा जो अगर तुलना का बिंदु है वो है उत्तरदायी शासन की दृष्टि से तुलना। राज्य एवं शासन की स्थापना सामान्यतः व्यक्ति के हित के लिए होती है, अतः शासन को सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। लोकतंत्र तो इस सिद्धांत को स्वीकार करता है क्योंकि लोकतंत्र तो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। किंतु अधिनायक तंत्र में अधिनायक का निर्वाचन जनता नहीं करती, अपितु वह स्वयं की शक्ति द्वारा सत्ता पर कब्जा करता है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता। नेक्स्ट जो है स्वशासन की दृष्टि से तुलना। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, यानी शक्ति जो है वो बटी हुई होती है, विभाजित होती है। लेकिन जो अधिनायक तंत्र में है उसमें शक्ति का केंद्रीकरण होता है। इसके नुकसान हैं, एक तो सामान्य जनता में नागरिक चेतना का विकास नहीं होता। दूसरा जो है, जब अधिनायक उसके साथी केंद्रीकरण के कारण असीमित शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कार्यकुशल शासन की दृष्टि से तुलना। देखिए, प्राय ये मानते हैं कि अधिनायक तंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण होने के कारण कार्यकुशलता होगी और राष्ट्र का विकास भी होगा, लेकिन
वास्तविकता यही है कि कुछ समय बाद तक तो तेज़ी से शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, किंतु शीघ्र ही कुछ समय तक ही होती है ये, लेकिन बाद में फिर आंतरिक भ्रष्टाचार और नौकरशाही का जन्म हो जाता है और राष्ट्र का विकास रुक जाता है। लेकिन लोकतंत्र में जो है ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में शासन की नीतियाँ जनमत के अनुसार ही तय की जाती हैं और उससे फिर जनता का जन सहयोग भी मिलता है। नेक्स्ट जो है तुलना का आधार है भय एवं क्रांति की दृष्टि से तुलना। लोकतंत्र में सामान्य जनता जो है शासक वर्ग भय से पीड़ित नहीं होते हैं, इसलिए गृह युद्ध क्रांति की संभावना भी नहीं होती है। लेकिन अधिनायक तंत्र में भय से पीड़ित होते हैं और क्रांति की संभावना रहती है। नेक्स्ट जो है लोकतंत्र आत्म सुधारवादी है, उसमें लचीलापन है, काल और स्थिति के अनुसार वो अपने आप को बदलता है। लेकिन ये जो है एक जड़ शासन व्यवस्था है जो अपने आप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करती है, इसलिए उसमें सुधार की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट जो है तुलना का बिंदु है वो है लोकतंत्र शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। देखिए लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित है, इसलिए जनता में राष्ट्र प्रेम पैदा होता है। लेकिन अधिनायक तंत्र जो है वो जो है मनमानेपन पर आधारित होता है, इसलिए जनता जो है भयभीत रहती है, उसका मनोबल कमजोर होता है। नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रवाद की दृष्टि से तुलना। अधिनायकवादी उग्र राष्ट्रवाद को स्वीकारते हैं और अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति तथा विस्तारवाद की नीति अपनाते हैं, जिसके कारण राष्ट्रों के बीच हथियारों की दौड़ पैदा हो जाती है, तनाव तथा युद्ध पैदा होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था भंग होती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र विकास के लिए शांति की बात करता है, सद्भाव की नीति पर बल देता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि समझौतों का पालन करता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पे कि अधिनायक तंत्र से निश्चय ही लोकतंत्र श्रेष्ठ है और इसलिए अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता। धन्यवाद।